बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड ईयर, बेटा पिछले लेक्चर पे आप लोगों ने डिस्कस किया था खिलाफत मूवमेंट। उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किए। उसके बाद हमने लाहौर रेजोल्यूशन को डिस्कस किया। उसमें मैंने आपको बताया कि करारदाद लाहौर में क्या मेन इवेंट्स थे, क्या मेन पॉइंट थे, हमने उनको डिस्कस किया, ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया। उसके बाद उसके साइलेंट फीचर्स को डिस्कस किया। उसके बाद रिएक्शन को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इस दौरान जो सबसे अहम वाक़या पेश आया वो ये आया कि लाहौर रेजोल्यूशन से एक साल पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आगाज़ हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि दूसरी जंग अज़ीम। और दूसरी जंग अज़ीम के आगाज़ में ही बरतानिया, जो कि बहुत पावरफुल था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब उन्होंने देखा कि उनकी पोजीशन बहुत वीक, बहुत कमज़ोर दिखाई दे रही है, तो उनकी जो तवज्जो थी, जो अटेंशन थी, जो रुझान था वो ये था कि हम सब कॉन्टिनेंट के यानी कि इंडिया के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका एतमाद हासिल करने की कोशिश करें। अब इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि जॉइंटली अगर हमें, खुदा न खास्ता उनके दिमाग में ये बात थी कि अगर अनफॉर्चुनेटली सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम हिंदू क्राइसिस शुरू हो जाते हैं तो उनके लिए इन हालात को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए इसके साथ ही जब 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन डिक्लेयर हुआ और वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की इकट्ठी हुई, तो इस तादाद के इकट्ठा होने की वजह से उनके खदशात और ज़्यादा बढ़ गए। अब खदशात बढ़ने की वजह से फिर क्या होना था कि बरतानिया में सर विंस्टन चर्चिल ही इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए और उन्होंने एक वक्त जिसका नाम क्रिप्स मिशन प्लान था उसको भेजा। अब सबसे पहले इसके जो बुनियादी जो स्ट्रक्चर है, जो फीचर है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों भेजा गया। उसकी सबसे जो बड़ी कॉज थी वो ये थी टू गेट द कॉन्फिडेंस ऑफ द मुस्लिम एंड हिंदूज एज वेल इन द सब कॉन्टिनेंट, ताकि दे आर गोइंग टू कंट्रोल ऑन द इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज। इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज का कंट्रोल हासिल करना, उनको एतमाद में लेना ताकि क्राइसिस डेवलप ना हो। बात समझ आ रही है? तो इस मिशन में जो इंतखाब किया गया वो क्रिप्स का किया गया, इसीलिए इसको क्रिप्स मिशन प्लान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिप्स मिशन प्लान। तो हम सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे। क्रिप्स मिशन, जो इसके इंट्रोडक्शन में आपने चीज लिखनी है वो लिखनी है इंट्रोडक्शन में। जो इसका तारुफ आप लिखेंगे, इसमें चर्चिल का जिक्र करेंगे कि सर विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड इलेक्टेड हुए और उन्होंने यहाँ पर क्रिप्स को भेजा। और क्रिप्स यहाँ पर आए एंड ही मेट द पॉलिटिकल लीडर ऑफ इंडिया। वो इंडिया के पॉलिटिकल लीडर से मिले, उनसे बातचीत की और फाइनली ही डिक्लेयर्ड द प्रपोजल एंड पब्लिश्ड द प्रपोजल ऑन 30th मार्च 1942। 1942 में उन्होंने एक प्रपोजल जो है प्रपोजल्स ऑफ क्रिप्स मिशन, ये कब पब्लिश हुआ? आपने पब्लिश लिखना है, पब्लिश ऑन 30th मार्च 1942। 1942 में ये पब्लिश होता है और इस प्रपोजल्स को जो जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, डायरेक्शन दूंगा, आप लोगों ने बिल्कुल उसी तरीके से याद करना है। ये 7 प्रपोजल पर मुश्तमिल एक एजेंडा था जो उन्होंने सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिकल पार्टीज के सामने रखा। आया
उनका एतमाद हासिल करने के लिए कि वो इसके हक में क्या राय देते हैं। तो वो प्रपोजल हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इन प्रपोजल को समझने के लिए फिर वही मैं आपको बताऊंगा कि चंद चीज़ें बहुत अहम होती हैं जिनको याद रखा जाए तो पूरा वो जो मिशन प्लान है, क्रिप्स मिशन प्लान, वो आपको मुकम्मल तौर पे याद हो जाएगा। अब वो प्रपोजल कौन कौन से थे, हम लोग उनको हेडिंग के साथ माइंड मैप के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा। एक प्रेजेंटेशन मैं दूंगा आपको, ताकि उस प्रेजेंटेशन के हवाले से जब आप उसको याद करेंगे तो क्रिप्स मिशन प्लान और इसके प्रपोजल आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। तो अब हम लोग वी डिस्कस द प्रपोजल्स, जो तजावीज़ थी क्रिप्स मिशन की वो हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। प्रपोजल्स, इंट्रोडक्शन कहते हैं तारुफ को। तारुफ में मैंने बताया कि सर विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए और उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक वक्त सब कॉन्टिनेंट में जाएगा और उस वक्त का ये तरीक़ेकार होगा कि वो वहाँ पर जाके इंडियन पॉलिटिकल लीडर को कन्विंस करेगा ताकि सब कॉन्टिनेंट में पॉलिटिकल क्राइसिस कम से कम डेवलप हो। समझ आ गई? तो अब इसमें आप लोगों ने एक और चीज़ बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है, पॉइंट की सूरत में बताऊंगा और पॉइंट की सूरत में आप लोगों ने इनको याद रखना है। सबसे पहले जो है वो इसका प्रपोजल है जो वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं दस्तूर साज असेंबली को। मैं पहले पॉइंट लिख रहा हूं, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। नंबर सेकंड, डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस कहते हैं दर्जा नवाबादियत। नंबर थर्ड जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे आप इम्प्लीमेंटेशन, बल्कि इससे पहले हम लिखेंगे प्रिंसली स्टेट्स। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3। नंबर 3 में आप करेंगे प्रिंसली स्टेट्स को। ठीक है, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स को उर्दू में कहते हैं शाही रियासतें। नंबर 3। नंबर 4 में आप लोग लिखेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं आइन का नफाज। क्लियर हो गया? नंबर 4 पॉइंट। नंबर 5 को हम लोग यहां से शुरू करेंगे। नंबर 5 है इलेक्शन, प्रोविंशियल इलेक्शन, यानी कि सूबाई इंतखाबात का ऐलान। नंबर 6 पे आएगा गवर्नमेंट अफेयर्स। हुकूमती मामलात। एंड नंबर 7 अमेंडमेंट। तरमीम। बेटा हम लोग हुकूमती मामलात, अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दस्तूर साज असेंबली इंडियंस पर मुश्तमिल होगी। इंडियंस
ठीक है, यानी कि इंडिया इससे पहले दस्तूर साज असम्बली जो है वो इंडिया के अवाम पर, लोगों पर मुश्तमिल नहीं होती थी। इस जो मिशन आया, इसने ये प्रपोजल दिया कि आइंदा बनने वाला जो भी कानून होगा, आइन होगा, वो इंडियन उसको उसकी रिप्रेजेंटेशन यानी कि उसके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, नुमाइंदे होंगे, वो इंडिया से ही लिए जाएंगे, यानी कि ब्रिटिश कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इसमें शामिल नहीं होगा। फिर डोमिनियन स्टेटस का मतलब यह है कि इसको दर्जा नो आबादियत कंसिडर किया जाएगा, यानी ये एक नो आबादियाती दर्जा इसको दिया गया। एंड इट इंक्लूड इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, इसको ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में शामिल किया गया, इससे पहले ये नहीं था। ठीक है, फिर उसके बाद प्रिंसली स्टेट्स, इस प्रपोजल में ये भी शामिल किया गया कि जितनी भी शाही रियासतें हैं उसकी नुमाइंदगी भी यकीनी बनाई जाएगी, यानी कि शाही रियासतों को वैसे नुमाइंदगी बहुत कम दी जाती थी। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो नुमाइंदगी थी वो शाही रियासतों को देने का भी इरादा किया गया, बल्कि उन्होंने ये बावर कराया कि शाही रियासतों को नुमाइंदगी दी जाएगी। नंबर नेक्स्ट जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं नफाज को। कॉन्स्टिट्यूशन का जो नफाज है उसका दारोमदार यानी कि उसकी तमाम की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत पर होगी। हुकूमत जिम्मेदार होगी टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द इंडियन पीपल, यानी कि इंडियन जो स्टेट है उस पर जितना भी आइन का या कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन होगा, नफाज होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियासत पे होती है डेफिनेटली। नंबर 5 पॉइंट जो है वो प्रोविंशियल इलेक्शन। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद प्रोविंशियल इलेक्शन को डिक्लेयर किया जाएगा, हेल्ड किया जाएगा, और उसमें ये फैसला किया जाएगा कि नुमाइंदा जो जमातें हैं, यानी कि डेफिनेटली जो प्रोविंशियल इलेक्शन होते हैं उसमें टिकट्स दिए जाते हैं, तो फिर इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को फिर टिकट दिए जाएंगे जिसकी बुनियाद पर वो प्रोविंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर जो लिखा गया है वो प्रोविंशियल इलेक्शन will elect members of the Constitutional Assembly in the number of equal of 1/10 of their representative strength। 1/10 जो है वो रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन में शामिल किया जाएगा। नंबर नेक्स्ट जो है वो ये है कि the British government will continue to run the Indian affairs till the termination of war। जब तक जंग खत्म नहीं होती, इंडिया के जितने भी रियासती हुकूमती मामलात हैं वो गवर्नमेंट ही यानी कि ब्रिटिश उसको एंटरटेन करेगी, इंडियन की इन्वॉल्वमेंट उसमें शामिल नहीं होगी। उसके बाद अमेंडमेंट का से मुराद है कि अगर आइन में या प्रपोजल में किसी किस्म की चेंज करनी हो तो उसके चेंज करने के हवाले से ये होगा कि इसको या तो एक्सेप्ट किया जा सकता है या रिजेक्ट किया जा सकता है, यानी कि कोई भी मिडिल वे जो है वो इसमें एंटरटेन नहीं किया जाएगा। यानी कि ये प्रपोजल जो पेश किया गया है, देयर इज नथिंग एनी अमेंडमेंट टेक अ प्लेस एट एनी कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द एनी पॉलिटिकल पार्टी। अगर वो इसमें इसको रिजेक्ट करते हैं 1 पॉइंट या इसको एक्सेप्ट करते हैं 2nd पॉइंट, यानी कि दरमियाना रास्ता कोई भी नहीं होगा। तो बेटा आज हम लोगों ने क्रिप्स मिशन प्लान को पढ़ा तो मैंने आपको बताया कि इसमें आपने ये याद रखना है कि सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे अगर ये एग्जाम में आता है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता भी है तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे नहीं आएगा, नोट के तौर पे आएगा, यानी कि 3 नोट होंगे, आपने उसमें से 2 अटेम्प्ट करने होंगे, या ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में ये होता है कि लेट्स सपोज ये पूछा जा सकता है कि राइट द 3 प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन प्लान, कि इसके 3 प्रपोजल, तो ये 7 प्रपोजल्स हैं, इसमें से आप कोई से भी 3 प्रपोजल लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 3 ही लिखें, आप 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। तो वो प्रपोजल मैंने माइंड मैप के जरिए आपको उसके पॉइंट्स लिखवा दिए हैं कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि दस्तूर साज असेंबली जो है, फिर उसके बाद डोमिनियन स्टेटस दर्जा नो आबादियत डिक्लेयर किया गया, एंड इट ऑल्सो इंक्लूडेड इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, यानी कि पहले इंडिया ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का पार्ट नहीं था। इन प्रपोजल में इसको डिक्लेयर किया गया कि ये
ब्रिटिश यानी कि बरतानिया की कॉमनवेल्थ में भी पार्टिसिपेट करेंगे, ये इनका भी हिस्सा होगा दर्जन नो आबादियात के हवाले से। फिर प्रिंसली स्टेट इन प्रपोजल में ये इसकी भी वजाहत की गई कि जितनी भी शाही रियासतें हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। क्लियर हो गया। नंबर नेक्स्ट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो नफाज है वो गवर्नमेंट के अंदर होगा, यानी कि टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इम्प्लाई करेगी वो गवर्नमेंट के ऊपर करेगी। गवर्नमेंट इज द रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द इंडियन स्टेट एंड पॉपुलेशन। लोगों के ऊपर जो आइन का नफाज होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर होगी। नंबर नेक्स्ट जो है वो प्रोविंशियल इलेक्शन आफ्टर द टर्मिनेटिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसको भी डिक्लेयर किया गया कि उसके बाद सूबाई इलेक्शन हेल्ड किए जाएंगे और उसमें 1/10 जो पर्सन पार्टिसिपेशन है वो पॉलिटिकल पार्टीज को दी जाएगी। नंबर नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो हुकूमती मामला या गवर्नमेंट अफेयर्स। जब तक वर्ल्ड वॉर के बाद इलेक्शन नहीं होते तब तक जितने भी गवर्नमेंट अफेयर्स हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही सर अंजाम देती रहेगी, इंडियन उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करेंगे। लास्ट जो है अमेंडमेंट नहीं होगी इन प्रपोजल के को इम्पोज करते वक्त। अगर कोई अमेंडमेंट होती भी है तो इस सूरत में होती है या आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं या इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी दरमियाना रास्ता नहीं है। अब इसके बाद जो आप लिखेंगे नंबर नेक्स्ट जो पॉइंट है लास्ट वो रिएक्शन था, जो रद्द अमल आया। अब क्रिप्स मिशन पर रद्द अमल क्या आया, इसमें आपने सिर्फ एक स्टेटमेंट याद रखनी है, द बोथ पॉलिटिकल पार्टीज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस, द बोथ पॉलिटिकल पार्टीज रिजेक्टेड दिस प्रपोजल। इन दोनों ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया? इसका एक मेन कॉज है टू बिल्ड द प्रेशर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि वर्ल्ड वॉर का दौर था और उस वॉर के दौरान दोनों सियासी जमातें ये चाहती थी कि हुकूमत के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डेवलप किया जाए, इसलिए दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको रिजेक्ट कर दिया। और इस मिशन में जो क्रिप्स आए थे जिन्होंने ये प्रपोजल दिए, उन्होंने इन तमाम के तमाम प्रपोजल को जो इन्होंने रिजेक्ट किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ली कि इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टीज का कोई रोल नहीं है, बल्कि इसके जो डिसअप्रूव हुआ, जो रिजेक्ट हुआ, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो नुमाइंदा है जो बरतानिया से इंडिया आया था। तो बेटा ये सारा खाका आप इसी तरीके से बनाएंगे और इसको आप लोगों ने इसी तरीके से याद करना है, माइंड मैप बना के। इसमें आपने जो पॉइंट्स देने वो इसी तरीके से देने हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं देने। एग्जाम में आपने इसको 1, 2 और 3 मैंने आपको ये हेडिंग इसलिए बना के दी हैं ताकि आपको जितने भी प्रपोजल्स हैं आप बहुत आसानी से इसको याद कर सकें। ठीक है, बाकी कोई चीज़ अगर समझ नहीं आई आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।